आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी कि हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य वह होगा। उसका क्या नाम था ये तो जानेंगे ही इस चैप्टर में हम, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इस चैप्टर का फोकस पॉइंट कि इस चैप्टर का केंद्र बिंदु क्या है, ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, कि इस चैप्टर की पृष्ठभूमि यानी कि ये चैप्टर कैसे, कहाँ, क्यों हमें दिया गया है। ओके। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके इस साम्राज्य का इंट्रोडक्शन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फोकस पॉइंट की ओर। इस चैप्टर का फोकस पॉइंट क्या है? इस चैप्टर का फोकस पॉइंट राज्य और साम्राज्य है, जो आपके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन तीनों चैप्टर्स का फोकस पॉइंट राज्य और साम्राज्य है। यानी कि ये तीनों ही चैप्टर आपको बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार अलग अलग राज्यों का, अलग अलग साम्राज्यों का उदय हुआ, किस प्रकार उनका गठन हुआ, किस प्रकार उन राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ और किस प्रकार उनका पतन हो गया, यानी कि वो नष्ट हो गए। तो ये तीनों ही चैप्टर आपको राज्य और साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और बहुत ही विशाल था। उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर में इस्लाम धर्म और इस्लाम साम्राज्य के बारे में जानेंगे, और फिर फिफ्थ चैप्टर में हम मंगोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो तीनों ही चैप्टर का केंद्र बिंदु, फोकस पॉइंट आपका राज्य और साम्राज्य है। ये बताते हैं कि किस प्रकार अलग अलग साम्राज्यों का विकास हुआ, अलग अलग राज्यों का विकास हुआ और वो किस तरह नष्ट हो गए। ओके। उस अब डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, इस चैप्टर की पृष्ठभूमि, रोमन साम्राज्य की पृष्ठभूमि। ठीक है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। और पिछला चैप्टर आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आप मेसोपोटामिया में दजला फ़रात नदी के पास घूम आए, स्टेपी घास के मैदानों के पास घूम आए, अक्काद सुमेर में घूम आए, उर, उरुक, मारी, बेबीलोन सारी जगहों पर आप घूम आए। एनमार्कर से मिलाए, अशुरबनिपाल से मिलाए और नेबोनिडस से मिलाए। बहुत सारे राजाओं से, बहुत सारी जगहों पर मेसोपोटामिया में आप घूम आए। तो वहीं से हम इसका बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले शहरों का निर्माण कहाँ शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। शहर बनने लगे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे साम्राज्यों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे राज्य बनने लगे। जैसे-जैसे शहर बने, वैसे-वैसे राज्य बनने लगे। कैसे? अब मान लीजिए एक शहर बन गया उरुक, फिर उर, फिर मारी। अब इन तीनों शहरों को मिलाकर एक राज्य का गठन कर दें। मान लीजिए इनमें से कोई एक शहर का राजा बहुत ताकतवर होता, तो बाकी के 2 शहरों को अपने अंदर अंडर ले लेता और इस प्रकार एक राज्य बन जाता। यानी कि बहुत सारे शहरों का एक राजा होता। और आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि असीरियाई राज्य की स्थापना हुई थी 1100 ईस्वी पूर्व में, और वो राज्य फिर साम्राज्य बन गया 600 ईसा पूर्व में। ओके। तो किस तरह शहर बने और शहरों के बाद राज्य बनने लगे, और राज्य के बाद वही राज्य साम्राज्य बन गए। अब साम्राज्य में क्या हुआ, जितने हमारे राज्य बने थे वो सारे राज्य मिल गए और उसका एक राज्य बन गया, तो वो साम्राज्य बन गया। यानी कि शहर सबसे छोटा, उसके बाद आपका राज्य उससे बड़ा और साम्राज्य उससे बड़ा एरिया। तो इस प्रकार धीरे-धीरे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, युद्ध हो रहे थे। वो उसकी ज़मीन हथियारा तो वो उसकी ज़मीन हथियारा। तो इस प्रकार शहरों का, राज्यों का और साम्राज्यों का विकास अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समुदाय के लोगों द्वारा हो रहा था। ओके। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नाम तो आपने सुना होगा और गाना भी सुना होगा। रोते हुए आते हैं सब हंसते हुए जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सिकंदर अब हमारे लिए रूढ़ हो गया है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, भाई ये तो सिकंदर बन गया। सिकंदर यानी कि जिसने चीज़ों को जीत लिया। सिकंदर एक राजा था जो कि ग्रीस में रहता था। ग्रीस का राजा था, ग्रीस के मैसिडोन का राजा था। ग्रीस कहाँ है? आज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये ग्रीस है। ठीक है।
आज आज प्रेजेंट में। तो यहाँ के मैसिडोन का वो राजा था कौन? सिकंदर, इंग्लिश में कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, तो सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर मैसिडोन का राजा था, 352 ईस्वी में उसका जन्म हुआ और 336 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक, 336 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक उसने बहुत सारे सैन्य अभियान छेड़े, यानी कि वो ग्रीस से निकलकर यूरोप में फैल गया, एशिया में फैल गया और अफ्रीका में, यानी कि उसने बहुत सारा एरिया, सिकंदर ने बहुत सारा एरिया अपने अंडर ले लिया और करता करता वो भारत तक भी पहुंच गया था। तो इतना बड़ा एरिया, विश्व का बहुत बड़ा भाग सिकंदर ने अपने अंडर ले लिया और सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना सिकंदर ने की। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिकंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साम्राज्य निर्माण में। उसने सबसे पहले सबसे बड़े साम्राज्य का गठन किया सिकंदर ने। अब सिकंदर कैसे रोमन साम्राज्य से रिलेटेड है? जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है, जब सिकंदर मर जाता है तो उसके साम्राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। आप देखते हैं ना, जितने बड़े बड़े राजा होते हैं उनके बड़े बड़े राज्य होते हैं, साम्राज्य होते हैं, और फिर जब वो मरते हैं तो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो इतने काबिल नहीं होते कि इतने बड़े एरिया को संभाल पाएँ। जैसे कि अशोक के केस में भी ऐसा ही हुआ था, तो सिकंदर के केस में भी ऐसा हो, तो उसका राज्य विखंडित होने लगा, यानी कि टूटने लगा और अव्यवस्था फैल गई। लोगों को पता ही नहीं था उनका राजा है कौन। तो इस प्रकार अव्यवस्था फैली और इस अव्यवस्था का लाभ रोम साम्राज्य ने, रोम उस वक्त रोम साम्राज्य नहीं था सिकंदर के वक्त, वो एक राज्य था। रोम कहाँ पड़ता है? रोम इटली में पड़ता है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में इस जगह पर आपका रोम पड़ता है, जहाँ पे मैंने अभी ये डॉट लगाया है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो रोम साम्राज्य ने, रोम राज्य ने, उस वक्त ये क्या था? साम्राज्य नहीं था, राज्य था, बहुत ही छोटा राज्य था। तो रोम राज्य के राजाओं ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाया। जो रोम राज्य था वहाँ की सैनिक शक्ति बहुत तेज थी, यानी कि वहाँ के सैनिक कुशल थे। तो इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए रोम राज्य अपना विस्तार कर गया और बहुत सारे एरिया में फैल गया। कहाँ तक? तो सिर्फ एक ये बिंदु आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक सीमित था हमारा रोम साम्राज्य। लेकिन सिकंदर के मरने के 100-200 सालों के अंदर ही यह साम्राज्य इतने बड़े एरिया में फैल गया। ये रोम साम्राज्य का जो आप मैप देख रहे हैं, ये इसका सबसे अधिक विस्तार वाला मैप है। ठीक है, तो सिकंदर के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था फैली उसका लाभ रोम राज्य ने लिया और धीरे धीरे युद्ध करते करते, ज़मीन को हड़पते हड़पते वो साम्राज्य बन गया। अब रोम राज्य नहीं रहा, रोम साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे रोम साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये रोम साम्राज्य की थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, थोड़ी पृष्ठभूमि थी, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, फर्टाइल क्रेसेंट यानी कि पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया था। मैंने आपको बताया ना, एक छोटे से पॉइंट, बहुत ही छोटा है रोम। तो रोम एक शहर ही था, तो शहर से वो किस प्रकार साम्राज्य में बना, इसका बहुत ही बड़ा विस्तार हो गया था। और कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका रोम साम्राज्य फैला हुआ था? रोम साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, जो आप देख रहे हैं ये आपका यूरोप है, तो आज का अधिकांश यूरोप का क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र। उर्वर का क्या मतलब होता है? उर्वर होता है फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ भूमि, और अर्धचंद्राकार यानी कि आधे चंद्र के आकार वाला, चंद्र यानी कि चांद। आधे आधा चांद देखा है ना आपने, कैसा होता है? ऐसा होता है ना, सी शेप में। तो आप यहाँ पे मैप में देखिए, एक उपजाऊ क्षेत्र जो कि चंद्र के आकार का है, चंद्र के आकार का उपजाऊ क्षेत्र पढ़ चुके हैं आप, कौन सा था? मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया का जो ये हिस्सा था और यहाँ तक अफ्रीका तक, ये उपजाऊ क्षेत्र था। मेसोपोटामिया से लेकर अफ्रीका तक का ये जो एरिया था, ये उपजाऊ क्षेत्र था और चंद्र के आकार की आकृति बना रहा है। जैसे आपका आधा चांद होता है ना, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है, आधे चंद्र जैसी इसकी आकृति है, आप देख सकते हैं। तो ये आज का अधिकांश यूरोप, ये वाला यूरोप, और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र में आपकी पश्चिमी एशिया आ गई, एशिया का पश्चिम भाग,
कौन सा है एशिया का पश्चिम भाग? ये वाला। और आपकी उत्तरी अफ्रीका ये आ गई। तो 3 महाद्वीप कौन से हो गए? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। पश्चिमी एशिया, ज़्यादातर यूरोप और आपकी उत्तरी अफ्रीका। तो ये 3 महाद्वीप रोम साम्राज्य के अंतर्गत थे। इन पर रोम साम्राज्य का कब्जा था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, कि किस प्रकार ये साम्राज्य बना, किन-किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन-किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे, कि किस प्रकार इसमें अलग-अलग जो साम्राज्य थे आते रहे, कैसे इसके भाग्य को संवारे, यानी कि किस प्रकार ये समृद्ध होता रहा, ये भी इस चैप्टर में हम जानेंगे और इसके सामाजिक समूहों के बारे में भी हम जानेंगे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। साम्राज्य अनेक सांस्कृतिक संस्कृतियाँ भी सेकंड लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह वहाँ पर अलग-अलग भाषाएं लोग बोलते थे और किस तरह की अलग-अलग वहाँ पर संस्कृति होती थी। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती। स्त्रियों की कानूनी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, यानी कि जो औरतें थीं उनको अधिकार मिले हुए थे, वुमेन्स को राइट्स मिले हुए थे, उनको अपने अधिकार मिले हुए थे और उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ थी कि आज के जो हमारे लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर भी महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं है। ओके, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही मजबूत थी रोम साम्राज्य में, लेकिन एक कमी भी थी वहाँ पर कमी यह थी कि अर्थव्यवस्था का बहुत कुछ हिस्सा दास श्रम के बल पर चलता था और जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। एक तरफ तो जहाँ पर महिलाओं को सुविधा उपलब्ध थी, बहुत सारे अधिकार उपलब्ध थे, स्वतंत्रता उपलब्ध थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग दास दास के रूप में भी कार्यरत थे, यानी कि गुलाम थे। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, हमारे अब लोकतंत्र में नौकर रखते हैं, ना कि दास रखते हैं। नौकर यानी कि उसको आप पैसा देंगे और वो अपना काम करेगा, उसके कुछ काम के घंटे होंगे और काम करने के बाद वो चला जाएगा। यानी कि एक निश्चित तौर पर, निश्चित घंटे वो कार्य करेगा और आप उसको उसी के अकॉर्डिंग जितने घंटे वो कार्य करेगा, बराबर उसको तनख्वाह देंगे। लेकिन दास क्या होता है? दास आपका गुलाम हो जाता है। आप जो कहेंगे, वो करेगा। चाहे आप उसको पैसा दें, खाने को कुछ दें या ना दें, रोटी दें, कपड़ा दें, कुछ दें या ना दें, चाहे आप उसके कितने ही अधिकारों का हनन करें, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दास वो होता है और दास और नौकर में फ़र्क होता है, ठीक है? तो वहाँ पर लोग दास बना लिए जाते थे। तो इसलिए जनता का बहुत सारा हिस्सा स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। ये था साम्राज्य के बारे में थोड़ा-सा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। क्या हुआ कि पश्चिम का जो भाग था, पश्चिम का यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हुआ? ख़त्म हो गया, यानी कि रोम साम्राज्य 5वीं शताब्दी के बाद रोम साम्राज्य के हाथ से ये वाला एरिया ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे समुदायों ने आक्रमण कर दिया और उनके अंतर्गत ये क्षेत्र आ गया। लेकिन पूर्वी हिस्सा अभी भी रोम साम्राज्य के अंतर्गत था और इसको बेंजाइनटाइन साम्राज्य कहा जाने लगा। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ था और इसके शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया था। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं? मैप भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ लेकर हमारा रोम साम्राज्य फैला हुआ था। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि हमें ये जानकारी जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किन किन स्रोतों से मिलती है, क्या-क्या हमारे इसके स्रोत हैं। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो पहली पाठ्य सामग्री और दूसरी परलेख परलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। तो जो हमें स्रोत मिले हैं रोम साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने के लिए, उनको आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है पाठ्य सामग्री, यानी कि पढ़ने योग्य सामग्री, लिखी हुई चीज़ जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रलेख या दस्तावेज। अब दस्तावेज जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस वक्त भी लोग कुछ उनके अकॉर्डिंग
आधार कार्ड तो नहीं होते थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहते थे, क्योंकि एक शहरी व्यवस्था थी, इस बात का ध्यान रखिए, शहरी व्यवस्था आ गई थी तो हर एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनका हम अध्ययन करते हैं, जो किताबें लोग लिखते थे उनका हम अध्ययन करते हैं, और जो भौतिक अवशेष होते हैं जैसे कि कोई इमारत, खंडर, सिक्के, इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। ओके, अब जैसे लोग पत्थरों पर भी लिखवाते थे, हम उनका भी अध्ययन करते हैं, प्रलेख उसको भी कहते हैं। ठीक है, और दस्तावेज़ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं उनको, तो इन इन सामग्रियों के द्वारा हमें रोम साम्राज्य के बारे में पता लगता है। पाठ्य स्रोत में क्या-क्या चीज़ें शामिल है, यानी कि हम किन-किन क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं रोम साम्राज्य के बारे में? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास। अ, हम क्या है, हम इतिहास लिख रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के लोग भी अपना इतिहास लिखते थे, है ना? इतिहास बहुत शुरू से चला आ रहा है, जब से लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, तो इतिहास लिखना भी शुरू कर दिया। तो रोम साम्राज्य के लोग जो खुद का इतिहास वो लिखते थे, तो उनके द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और जो वो इतिहास लिखते थे उसको वर्ष वृतांत कहते थे, यानी कि 1 साल का इतिहास वो लिखते थे। 1 साल खत्म हो गया, मान लीजिए 2021 खत्म हो गया, 2022 में उन्होंने 2021 के बारे में लिखा कि क्या-क्या उपलब्धियाँ रोम साम्राज्य ने उपलब्ध की है, अचीवमेंट्स क्या-क्या रोम साम्राज्य की रही है। तो वो वर्ष वृतांत लिखते थे, 1 साल का इतिहास लिखते थे। हर साल पिछले साल का इतिहास लिखते थे। ओके? तो हम उनके द्वारा भी, जो रोम साम्राज्य के लोग खुद लिखते थे, हमने नहीं लिखा, हम बस उनको पढ़ रहे हैं और उनसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उस वक्त के पत्र, आपस में लोग बातचीत करते थे तो पत्रों के माध्यम से करते थे, व्याख्यान एक दूसरे से बात करते थे, प्रवचन, अब धार्मिक लोग भी होते थे तो वो प्रवचन भी देते थे, कानून, अब व्यवस्था थी तो कानून भी बनाने पड़ते थे। तो ये जो जितनी भी पाठ्य सामग्री है उस वक्त जो लोगों ने लिखा उसको हम पढ़ लेते हैं। दस्तावेजी स्रोत में क्या आ जाता है? मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियां मुख्य रूप से मिलती हैं। अब पत्थरों पर लोग, जैसे आपने पढ़ा ना, राजा जो होते थे वो पत्थरों पर अपने आदेश लिखवाते थे ताकि लंबे समय तक वो रहे और सारे लोग उसको पढ़ सकें। तो इस प्रकार जो पत्थरों पर शिलालेख लिखवाते थे, प्रलेख लिखवाते थे जो राजा लोग, उनके द्वारा हम चीज़ का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद पेपायरस पेड़ के पत्तों पर जो लोग लिखते थे, दस्तावेज़ बनाते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। कागज़ की खोज नहीं हुई थी, कागज़ की खोज बहुत समय बाद हुई, अभी तक कागज़ की खोज नहीं हुई थी। मेसोपोटामिया में पट्टिकाओं पर लिखते थे, रोम साम्राज्य में पेपायरस पेड़ की जो पेपायरस पेड़ का जो पत्ता होता था, उस पर लिखते थे। पेपायरस के बारे में अभी जानेंगे थोड़ी देर में। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे खोदे जाते थे, यानी कि पत्थर की जो स्लाइड्स होती थी उस पर लोग उकेर कर लिखते थे। इसलिए वे नष्ट हो नहीं हुए और बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। तो लोगों की रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूनानी यानी कि ग्रीक और लैटिन थी। तो 2 भाषाओं में हमें वहाँ के शिलालेख मिले हैं, प्रलेख मिले हैं, जो कि लोग पत्थरों पर खुदवाते थे, राजा लोग। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। जो पेपायरस पेड़ होता था, पेपायरस एक पौधा होता था, उसके पत्तों पर एक लिखते थे लोग, ठीक है ना? उससे पांडुलिपियाँ, पहले तो पट्टिकाओं पर लिखते थे, लोगों ने सोचा पट्टिका बनाना का तो काम बहुत ही मुश्किल था, इसलिए लोग पेपायरस पेड़ की पत्तों पर लिखने लगे। जैसे भारत में ताड़पत्र पर लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे, इसी प्रकार रोम साम्राज्य में पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखते थे। नील नदी के पास, मिस्र में नील नदी के पास यह पौधा उगता था। आप अपनी बुक में मैप नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ से आपको नील नदी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नील नदी मिल जाएगी। तो नील नदी के पास जो ये आपका पेपायरस का पेड़ होता था, पौधा होता था, इससे लोग इससे तैयार करते थे अपनी पांडुलिपि, जैसे पट्टिकाएँ तैयार करते थे, तो इसी प्रकार इससे तैयार करते थे और उस पर अपनी जो बात कहनी होती थी, जो कानून छपवाने होते थे, वो लिख देते थे। ठीक है? उसके बाद आते हैं हज़ारों की संख्या में, हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज़ आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना? आप इस बॉक्स में देख रहे हैं, जो ये आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं, तो ये पेपायरस पेड़ की पांडुलिपियाँ हैं। तो ये लोग हाथ से लिखते थे तभी भी, ठीक है ना? कागज़ डिस्कवर हुआ था ना, प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर हुई थी, तो पेपायरस पेड़ की पत्तियों पर
क्या लिखते थे? हाथ से लिखते थे रोम साम्राज्य के लोग। ओके। पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए और पेपायरोलॉजिस्ट यानी कि पेपायरस छात्र शास्त्री जो पेपायरस पेड़ पर लिखी गई इन पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं, विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गई हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें मिली है जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोजों में मिली हैं, जैसे कि इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य। ओके। तो भौतिक अवशेष में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें इमारत मिलती है, स्मारक मिलती है, सिक्के मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लोगों के आभूषण यानी कि गहने मिलते हैं और पच्चीकारी का सामान मिलता है। उनकी जो पेंटिंग्स होती थी, पच्चीकारी क्या होता है? पच्चीकारी होता है एक तरह की आर्ट होती थी। ये एक तरह की पेंटिंग की आर्ट होती थी। अब आप कलर से ड्रॉ करते हैं, लेकिन पहले लोग क्या करते थे? पत्थरों को चिपका चिपका के एक ऐसी ड्राइंग तैयार कर देते थे जो लगती ही नहीं थी कि पत्थरों को चिपका के बनाई गई है। लगती थी जैसे कि कलर से बनाई गई है, लेकिन वो पत्थरों को चिपकाते थे एक दूसरे के साथ इस तरीके से कि पूरी ड्राइंग आपके सामने आ जाती थी। अगले लेक्चर में इस पे और बारीकी से डिस्कस करेंगे। ओके। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देता है। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह इतिहासकार इन स्रोतों को तथ्यों से अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। तो इतिहासकारों को 3 प्रकार के मुख्यतः स्रोत मिलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा पाठ्य सामग्री, पढ़ने की जो चीज़ें होती थी, जो लोग वहाँ का इतिहास लिखते थे, पत्र लिखते थे, संवाद एक दूसरे से करते थे। उसके बाद जो दस्तावेज और प्रलेख होते थे, पत्थरों पर जो राजा लोग खुदवाते थे और लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते थे, वो हमें मिले हैं। और उसके साथ साथ हमें भौतिक अवशेष मिले हैं। जो भी चीज़ें वहाँ की जो टूटी फूटी चीज़ें, जो खंडर वहाँ पर रह गए हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिली और इन चीज़ों के द्वारा हम एक इतिहास तैयार करते हैं रोम साम्राज्य का। ओके। चलिए आगे चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। अब 630 ईस्वी के दशक तक 2 साम्राज्य महत्वपूर्ण थे। सबसे बड़ा साम्राज्य रोम था, उसके बाद आपका ईरान साम्राज्य था, उसके बाद चीन साम्राज्य था। तो सबसे बड़ा रोम साम्राज्य था और रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था आपका ईरान साम्राज्य। 2 सबसे बड़े साम्राज्यों का शासन था अधिकांश यूरोप पर, अफ्रीका पर, एशिया पर। ठीक है। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम का मैप आप देख चुके हैं, ईरान का मैप और देख लीजिए। ये आपका ईरान का मैप है, ये वाला। ठीक है ना। कभी कभी ईरान का जो एरिया है यहाँ तक भी आ जाता था। अरब का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ तक भी। इतना आपका ईरान साम्राज्य था। और इस तरफ जो आपने देखा ना, अरब से इस तरफ जो ये आपका मिस्र वगैरह और फिर जो आपकी पश्चिमी एशिया आ जाती है, वहाँ पर आपके रोम साम्राज्य का हिस्सा था। तो 2 मेन साम्राज्य थे हमारे, रोम साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। और ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे, यानी कि आपस में लड़ते रहते थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल पास थे। मैंने बताया ना, ये पूर्वी एशिया में था और वो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में था। तो बिल्कुल बराबर इनकी सीमा लगती थी, इसलिए लड़ते रहते थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। भूमि की एक संकरी पट्टी, जो फरात नदी आप मैप देख चुके हैं ना इराक में, मेसोपोटामिया के मैप में, तो जो फरात नदी है वो ही इन 2 साम्राज्यों को अलग करती थी। फरात नदी के पश्चिम में आपका रोम साम्राज्य, फरात नदी के पूर्व में आपका ईरानी साम्राज्य। ओके। इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। कई जगह हमें ईरान के साथ कंपैरिजन करेंगे, ईरान के साथ हम रोम का कंपैरिजन करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से रोम को पढ़ सकें। इतना समझ गए रोम और ईरान के बारे में। चलिए, यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। और इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया और उन दिनों रोम साम्राज्य का
हृदय कहलाता था। रोम का भूमध्य तथा उत्तर तथा दक्षिण में दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदी राइन और डैन्यूब करती थी और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये आपको ये वाला जो समुद्र दिख रहा है, इसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, यानी कि आपका मेडिटेरियन सी। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपका स्पेन है, स्पेन से लेकर सीरिया तक, दमिश्क तक सीरिया। तो ये जो आपका भूमध्य सागर है, स्पेन से लेकर सीरिया तक फैला हुआ था, जिसके उत्तर में आपका यूरोप महाद्वीप था, दक्षिण में आपका अफ्रीका महाद्वीप था, यानी कि दो महाद्वीपों को बांटता था, बीच में से दो महाद्वीपों के बीच में पड़ता था और रोम साम्राज्य का इन्हीं महाद्वीपों पर कब्जा था। तो जो भूमध्य सागर था, ये रोम साम्राज्य का हृदय कहलाता था, दिल कहलाता था। ओके, अब रोम साम्राज्य की सीमा कौन निर्धारण करती थी? उत्तर में आपकी यहाँ पे बहती है राइन नदी और यहाँ पे डैन्यूब नदी आपको मिल जाएगी। आप अपनी बुक के मैप को देखिएगा, यहाँ पर वो मैप नहीं लग पाया, तो यहाँ पर आपको राइन नदी मिल जाएगी। तो राइन नदी और डैन्यूब नदी उत्तर में होती थी और दक्षिण में ये आपका रेगिस्तान होता था, डेजर्ट होता था। कौन सा डेजर्ट? सहारा, ठीक है ना, सहारा रेगिस्तान नीचे होता था। तो उत्तर में सीमा का निर्धारण आपकी डैन्यूब और राइन नदी और दक्षिण में आपका सहारा मरुस्थल रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करता था और एक तरफ इसका पश्चिमी एशिया का भी हिस्सा होता था। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार इस अत्यंत विशाल क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी-कभी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से ईरान के नियंत्रण में थे। जैसा कि आप ईरान के मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर पड़ता है, कैस्पियन सी पड़ती है। तो यहाँ का दक्षिण का हिस्सा और कभी-कभी आपका पूर्वी अरब, जो ये अरब है जहाँ पे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो अरब का पूर्वी इलाका और कैस्पियन सागर के दक्षिण का सारा इलाका, कभी-कभी अफ़गानिस्तान तक ये फैल जाता था। तो ईरान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि साम्राज्य घटते-बढ़ते रहते हैं। ये कोई एक निश्चित नहीं होता कि यहाँ तक ये साम्राज्य था, टाइम के साथ-साथ घटते-बढ़ते रहते हैं। ओके? तो इस प्रकार कभी-कभी ये साम्राज्य यहाँ तक हो जाता था, तो कभी-कभी पूर्वी अरब भी ईरान साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता था। तो ये आपके 2 मेन साम्राज्य थे और इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग ताचीन, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका रोम साम्राज्य है, यहाँ पर ईरान साम्राज्य है और यहाँ पर आपका चीन और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो चीन साम्राज्य यहाँ पर पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ के जो एरिया था, अब देखिए चीन ने में तो इतना सा एरिया है, लेकिन इतना बड़ा एरिया तो रोम और यहाँ पर है। तो इसलिए चीन के लोग इसको मोटे तौर पर बड़ा एरिया कहते थे, यानी कि ताचीन, बड़ा चीन कहते थे। तो यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।